और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई में प्रोडक्शन हाउस पर ईडी की छापेमारी जारी है। कुरैशी प्रोडक्शन हाउस के 5 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी है। कुरैशी प्रोडक्शन में सौरभ चंद्राकर पैसा लगाने का शक जाहिर किया जा रहा है। वहीं प्रोडक्शन हाउस को दुबई से पैसे दिए जाने का शक भी जताया जा रहा है। जानकारी दे, महादेव बैटिंग ऐप का प्रमोटर है सौरभ चंद्राकर और इसी मामले को लेकर के ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। और देखिए, अलग अलग सितारों से पूछताछ की जा रही है। फिर बात चाहे कपिल शर्मा की हो या फिर उमा कुरैशी की हो, जिनकी मुश्किलें लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, जो स्क्रीन पे तमाम सितारे आप देख रहे हैं, ये वही सितारे हैं जिन पर ईडी की छापेमारी जारी है, पूछताछ इन सबसे की जा रही है। और ऐसे में देखिए, उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के कई और बड़े खुलासे भी हो रहे हैं और फिर और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुंबई में प्रोडक्शन हाउस पर ईडी की छापेमारी। कुरैशी प्रोडक्शन हाउस के 5 ठिकानों पर ईडी की रेड। कुरैशी प्रोडक्शन में सौरभ चंद्राकर का पैसा लगाने का शक है। और इस बीच महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर, नासिक से 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। पुलिस ने करीब 151 किलो ड्रग्स बरामद किए हैं। ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, जहां पर ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। नासिक से 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, नासिक से 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद। पुलिस ने करीब 151 किलो ड्रग्स बरामद की है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है और ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ, 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। देखिए, महाराष्ट्र में लगातार तेजी से ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है और उस दिशा में बढ़ता हुआ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि ड्रग्स रैकेट का न सिर्फ भंडाफोड़ किया गया बल्कि 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स को बरामद भी किया गया है। 151 किलो ड्रग्स बरामद की गई। देखिए, सुशांत की मौत के समय में किस तरह से बॉलीवुड जगत की ये एक गंदी कह सकते हैं साइड सामने आई थी, जहां पता चला था काफ़ी सारे सितारे इस ड्रग्स की लत की चपेट में आ चुके हैं। काफ़ी सारे सितारों को ईडी ने तलब भी किया था, उनसे पूछताछ भी हुई थी, लेकिन एनआईए ने उनसे पूछताछ की थी। और इसी बीच नासिक से इतनी बड़ी खेप बरामद कर लेना बहुत बड़ी जानकारी है। ड्रग्स रैकेट का यहाँ पर भांडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद की गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने एक और गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, ज्योति सुरेखा ने तीरंदाजी में एक गोल्ड मेडल जीता है और आपको बताते हैं कि अदिति ने आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 97 मेडल जीते हैं। भारत ने 23 गोल्ड, 34 सिल्वर, 40 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। लगातार बहुत ही शानदार प्रदर्शन यहाँ पर भारत का नज़र आ रहा है एशियन गेम्स के अंदर। साथ ही आपको बता दें कि हॉकी में भी गोल्ड पहली मेडल सेंचुरी पक्की हो चुकी है। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 97 पदक जीते हैं, 7 और तय है। तो इसका मतलब ये है कि पदकों की सेंचुरी से हम बहुत ज़्यादा दूर देखे नहीं हैं। एशियन गेम्स में भारत अब तक 95 पदक जीत चुका है। एशियन गेम्स में पहली बार भारत ने पदकों की सेंचुरी पक्की करने की ठान ली है। चीन के आपको बता दें कि हांगझाओ में अब तक भारत ने 95 मेडल जीत लिए हैं। आयशी, ये बढ़कर अब और जो दो आपने जिनका जिक्र किया, आपने जिक्र किया गोल्ड का और ब्रॉन्ज का, जिसके बाद ये आंकड़ा और बढ़ गया और 97 का आंकड़ा। इसीलिए बार बार हम हर हेडलाइन की बात करें तो वहाँ पर भी नजर आ रहा है पहली बार पदक 100 के पार। मतलब आमतौर पर राजनीति में सुनते हैं 100 के पार, 200 पार, 300 पार, लेकिन आज मेडल के विषय पर बात हो रही है तो सारी जगह पर बात हो रही है पहली बार पदक 100 के पार। तो ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है एशियन गेम्स में। जो वंडरफुल परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों का इस बार रहा है, और चाहे आप हॉकी की बात करें, देखिए हॉकी में जिस तरीके से गोल्ड मेडल, अदिति ने आर्चरी में ब्रॉन्ज मेडल, तो जाहिर सी बात है जो हमारे युवा खिलाड़ी हैं वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं और पहली बार पदक 100 के पार। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है क्योंकि 97 का आंकड़ा इस वक्त हो चुका है और बस अब कुछ पदकों की और दूरी और यह आंकड़ा 100 के पार। और अब बारी है अखबारों की खबरों के बारे में डिस्कस करने की। सबसे पहली खबर आएगी सिक्किम से, क्योंकि सिक्किम में 25,000 लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हो गए हैं, जिसमें से 7,000 लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। अब तक की बात करें तो 7 जवान समेत 26 की मौत की खबर सामने आ रही है। 143 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार टीमों के द्वारा जोरों शोरों से चलाया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि फिलहाल सिक्किम में हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। सरकारों की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से लोगों को
हेल्प पहुंचाई जाए और फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया जाए और जो प्रभावित हैं, जो इंजर्ड हैं, उनको सबसे पहले दुरुस्त किया जाए। अखबारों की बात करें तो यहाँ पर हिंदुस्तान अखबार की हेडलाइन दी गई है, इसमें लिखा है दूसरे राज्यों के सैकड़ों लोग सिक्किम में फंसे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और यहाँ पर यह भी लिखा है कि केंद्र सरकार ने 44 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी है रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने के लिए और अध्ययन लगातार जारी है। लगातार बाढ़ और तूफान से देश में बच्चों का बुरा हाल है और बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। और यहाँ पर मेरे पास जो अखबार है जागरण, इसके अंदर घटिया निर्माण बनी आपदा की वजह, और इसी बात का जिक्र हम कल भी कर रहे थे कि पहले से ही ये अलर्ट किया गया था कि आप जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उस दिशा में यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। और यहाँ पर देखिए, अगर आप जागरण की बात करते हैं तो इसी को लेकर बड़ा क्लियरली लिखा गया। सीएम तमांग ने घटिया निर्माण के लिए पिछली सरकार पर आरोप लगाए हैं और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि घटिया सामग्री से बांध निर्माण की वजह से बादल फटने के बाद स्थिति भयावह हो गई। घटिया निर्माण के लिए पिछली सरकारों पर, यानी यहाँ पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आप समझ सकते हैं कि हिमाचल, उत्तराखंड के बाद में अब नॉर्थ ईस्ट में भी यह तबाही का मंजर बारिश के कारण देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, इस बीच और बड़ी खबर है जो बताएंगे आपको आयुषी माहेश्वरी। और बिल्कुल देखिए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केसीआर पर अब हमला बोल दिया है। बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार रिश्वत समिति। आगे कहा गया है कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी नहीं बल्कि सोनिया, राहुल, प्रियंका की पार्टी है। एकमात्र राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय दल के रूप में लड़ रहा है वो है भारतीय जनता पार्टी या फिर कहें बीजेपी। आगे क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। ये टीआरएस लिखे या बीआरएस लिखे, ये भ्रष्टाचार रिश्वत समिति है। ये भ्रष्टाचार रिश्वत समिति है। और देखिए, जेपी नड्डा को आपने सुना, चुनाव की नजदीकियों के कारण हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से हमले और तेज होते जा रहे हैं। जेपी नड्डा अलग अलग राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं और वहां पर कांग्रेस के ऊपर हमला बोल रहे हैं आयुषी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि अगर कोई बेहतर राष्ट्रीय पार्टी है तो वो बीजेपी है। कहना लाजमी भी है, क्योंकि देखिए पूजा, राजस्थान की बात कर ले या छत्तीसगढ़ की बात कर ले, ये दोनों ऐसे स्टेट है जहाँ पर बीजेपी को ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। दोनों ही जगह पर कांग्रेस की सरकार है और ऐसे में जेपी नड्डा का ये लगातार दौरा अलग अलग राज्यों में दर्शाता है कि बीजेपी आने वाले चुनाव को लेकर कितनी ज़्यादा सीरियस है, कितनी ज़्यादा एक्टिव है। और इसी बीच बड़ी जानकारी आपको और बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस। बता दें कि फ्रीबीज मुद्दे पर याचिकाओं पर सुनवाई। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किया स्पष्ट, चुनाव से पहले वादों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। सरकार, आरबीआई, सीएजी को पक्षकार बनाने की जरूरत। चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जगह राज्य सरकार लिखे। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। और इसी बीच ये बड़ी जानकारी, जहां चीफ मिनिस्टर ऑफिस की जगह राज्य सरकार लिखे, ये बात साफ कर दी गई है। फ्रीबीज मुद्दे पर याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। क्या स्पष्ट किया है? चुनाव से पहले वादों पर नियंत्रण नहीं कर सकते। और बड़ी बात है कि फ्रीबीज को लेकर क्योंकि मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट से कहा जा रहा था कि आपको पैरामीटर बताना होगा, और उसके बाद में यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैरामीटर से सेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ क्या क्या जो बातें जिनका ख्याल रखना है उस बात का जिक्र भी आपने किया। बिल्कुल, और अखबारों में भी इसी बात का जिक्र किया गया। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज की पहली हेडलाइन ही यहाँ पर ये लिखी है कि फ्रीबीज पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र व चुनाव आयोग से मुफ्त की चुनावी सौगातों पर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। जिस तरीके से सरकार को पहले सरकार फ्रीबीज का ऐलान कर देती, लेकिन बाद में कर्ज लेने तक की नौबत आ जाती है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉब्लमैटिक हो जाता है किसी भी राज्य के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं। INDIA गठबंधन का अगला प्लान, इससे जुड़ी है खबर। कांग्रेस के साथ में शरद पवार की मीटिंग हुई। अब इस बीच INDIA गठबंधन की रणनीति पर चर्चा की गई, किस तरीके से आगे गठबंधन को लेके जाना है, टारगेट्स क्या कुछ होंगे, अचीवमेंट्स क्या कुछ रहने वाली है और चैलेंजेस क्या कुछ रहने वाले हैं। गठबंधन की अगली बैठक को लेकर प्लानिंग यहां पर की गई है। लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। INDIA गठबंधन की पटना में पहली रैली होगी, इस बात के ऊपर चर्चा की गई है। वहीं CBI और ED के इस्तेमाल के खिलाफ प्रस्ताव की तैयारी की जा रही है। और लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से तमाम जो नेता है INDIA गठबंधन के, वो ED और CBI के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर ED को भी शिकंजे में अपने आड़े हाथों ले रहे हैं और साथ साथ में केंद्र सरकार के ऊपर भी हमलावर हो रहे हैं और बात कर रहे हैं कि आप हमें सबूत पेश कीजिए और तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं कार्रवाई के ऊपर। और देखिए, इंडिया गठबंधन की क्योंकि ये बैठक थी जिसको बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा था, अभी
जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का इंतजार किया जा रहा है वो अब तक आया नहीं। हालांकि शरद पवार माफ कीजिएगा, यहाँ पर जब आप महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि ये कहा जाता है कि साहब एक बेहतर ऑप्शन जो है वो हमारे पास ये है कि क्यों ना जब लोकसभा का चुनाव होगा तो मिलकर चुनाव लड़ें। हालांकि विधानसभा चुनाव की जब बात करें 5 राज्यों को लेकर तो वहाँ पर यह तय हुआ कि आप अलग अलग अभी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन 2024 के लिए तैयारियां आप कीजिए जिसमें साथ साथ ही चुनाव लड़ें। आयुषी, बिल्कुल, देखिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान अब सामने आ चुका है। क्या कुछ है वो ऐलान, वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इस तरह से अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर चुनावी मोड़ शुरू हो चुका है। ऐसे में बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातीय जनगणना की एंट्री होने वाली है। राजस्थान के सीएम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान कर दिया है और इससे सरकार को योजनाओं को मूर्त रूप देने में सहूलियत भी होगी। जातिगत आधार पर योजनाओं का उसमें क्रियान्वयन किया जा सकेगा। ऐसे में देखिए समझा जा सकता है साफ तौर पर कि जिस तरह से बिहार के अंदर जातीय जनगणना की बात हो रही थी, वैसे ही अब राजस्थान में भी वही तस्वीर देखने को मिलने वाली है। महाधिवेशन कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महाधिवेशन, उसके अंदर जो प्रस्ताव पास हुआ उसके आधार पर हमने तय किया है राजस्थान सरकार भी बिहार की तरह जातिगत जनगणना करवाएगी। ये हमारे महाधिवेशन और सत्ता में हुई वापसी तो कराएंगे जातीय जनगणना। कांकेर में जनसभा के दौरान में प्रियंका गांधी बोली और देखिए अशोक गहलोत की तरफ से भी इसको लेकर पहले से प्लान बना लिया गया और कहा गया कि अब बिहार की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी जातीय जनगणना होगी। और इस बात का जिक्र प्रियंका गांधी जनसभा के दौरान करती हैं जब वो कांकेर में रहती हैं। और बड़ी बात यह है कि लगातार आप देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जो चुनावी राज्य हैं वहां पर जाकर दौरे कर रही हैं और इस बीच उन्होंने इस बात का बड़ा ऐलान कर दिया। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की यहाँ पर बात हो गई तो साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। राजस्थान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फेल, कांग्रेसी वहाँ चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं। अब एमपी में झूठी गारंटी दे रहे हैं राहुल प्रियंका। एमपी में जब कांग्रेस सरकार थी तब हाहाकार मचा था, चुनाव में केवल लॉलीपॉप और झूठी गारंटी देते थे। ये सब बातें कही गई है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा। देखिए आप जानते ही हैं फिलहाल चुनावी माहौल है और ऐसे में लगातार बयानबाजियां चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। जहां एक और कांग्रेस अपनी फ्रीबीज के थ्रू जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी की लगातार कोशिश है कि जनता को ये बताया जाए कि कांग्रेस के शासन के समय क्या हुआ और भाजपा के शासन के समय क्या हुआ। तो फिलहाल आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर द्वारा ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के ऊपर। बिल्कुल, तो देखिए जहां सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया फ्रीबीज के ऊपर, वहीं केंद्र सरकार भी लगातार विपक्ष के ऊपर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। इस बीच सरकारी विभागों की संविदा नौकरी में भी आरक्षण केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। आपको यह भी बताते चले कि 45 दिन या फिर उससे अधिक की नौकरी पर आरक्षण लागू होगा, ये बात कही गई है। संविदा नौकरियों में भी SC, ST और OBC आरक्षण दिया जाएगा और इसको एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। पूजा, और देखिए बड़ी बात यह कि अभी तक क्या होता था कि जो गवर्नमेंट की फिक्स जॉब होती है, परमानेंट जॉब्स होती हैं, उसके अंदर आपको आरक्षण का लाभ मिलता था। लेकिन अब यह फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की ओर से, जो सुप्रीम कोर्ट में जानकारी जिस बात की दी गई कि साहब अगर 45 डेज से ज्यादा की कोई भी नौकरी है, कोई भी जॉब है, तो वहां पर भी रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। यानी जैसे SC, ST, OBC की कैटेगरी आप देखते हैं किसी भी जॉब प्रोफाइल के अंदर, तो वैसा ही अगर 45 डेज से ज्यादा की ऐसी जॉब प्रोफाइल है तो वहां पर भी ये रिजर्वेशन का जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। वहां पर भी SC, ST, OBC का जो कोटा है उसके तहत में उनकी नियुक्तियां होंगी। 45 दिन या उससे ज्यादा की नौकरी, जिस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया है, सरकारी संविदा नौकरियों में भी अब आरक्षण होगा। और ये अपने आप में बड़ी खबर है और चुनाव से पहले इसको इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि एक तरफ जहां OBC को लेकर आप एक नई तरह की जिरह देख रहे हैं और इस बीच रिजर्वेशन उन अनसर्टेनिटी वाली जॉब के अंदर भी कर देना, ये एक बड़ा दाव है। बिल्कुल, देखिए इसी के साथ में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। राहुल गांधी के समर्थन में जगह जगह रैलियां निकाली जा रही है। बीजेपी ने रावण से तुलना की थी, जिसको लेकर के अब जगह जगह रैली निकलना शुरू हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए वो तस्वीर आपको याद होगी जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रावण से तुलना की गई थी। और अब ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर जगह जगह कांग्रेस पार्टी के समर्थन में, राहुल गांधी के समर्थन में लोग सड़कों पर आ गए हैं, रैली निकाली जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखिए आक्रोश जिस तरह से जताया जा रहा है वो तस्वीरें भी फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, क्योंकि लोगों की भीड़ ज्यादा है और आप देख पाएंगे कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर इसी तरह से रैलियां निकाली जा रही है।
रावण वाला पोस्टर आपको याद होगा, मेरे ख्याल से कल साक्षी आप ही वो तस्वीर दर्शकों को दिखा रही थी, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है कि आखिर भाजपा ने उनके नेता राहुल गांधी की तुलना रावण से कैसे कर दी। और अब उसको लेकर देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। न केवल प्रदर्शन, तख्तियों पर कोट्स लिखे हुए हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ आपको बता दें कि भाजपा को लेकर इतना गुस्सा उनके अंदर है कि आप देख सकते हैं और तस्वीर किस आयुषी, तरह आपको से। याद होगा कि जब कर्नाटक का इलेक्शन था और बाकी के राज्यों का जब इलेक्शन था, तो जब इसी तरीके का एक हमला मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा किया गया था, तो बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया था कि आपने कैसे रावण से तुलना कर दी पीएम मोदी की। और अब देख रहे हैं कि राहुल गांधी का ऐसा ही पोस्टर बीजेपी जारी कर दिया, इसमें राहुल गांधी के 10-10 सर दिखाए जाते हैं। और अब कांग्रेस ने भी ठान लिया कि हम इसको भुना कर रहेंगे। ये अलग तरह का वॉर नजर आ रहा है इलेक्शन मोड में पूजा। ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि इसीलिए कहा जा रहा है कि रावण इज बैक इन पॉलिटिक्स, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि वहां का रावण, यहाँ का रावण, उस बात का जिक्र हो रहा है। और यहाँ देखिए, आप जब देख रहे हैं रावण का जिक्र हो रहा है, रावण सिर्फ अहंकार के कारण वहां वो मौत को देखते हैं, लेकिन उनके जो गुण थे, मुझे लगता है कि राजनीति में उन बातों का भी ख्याल सभी को रखना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से उसकी तुलना यहाँ पर नहीं की जा रही है। जो गुण रावण के अंदर थे, जो वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान माने जाने वाला एक जीव था, हमें उन याद है ना बातों कि का भगवान ख्याल श्री यहाँ राम नहीं रखा खुद जा रहा। लक्ष्मण को कहते हैं कि आप जाओ और उनके आखिरी समय में जाकर उनसे ज्ञान लो। जब वो उनके सर जाकर बैठ जाते हैं और वहां पर उनको वो ज्ञान नहीं मिलता, फिर राम जी के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि सर पर बैठकर अगर तुम किसी गुरु से ज्ञान लोगे तो तुम्हें कौन देगा। लेकिन पूजा, वो कहते हैं ना, एक चीज को समझने के दो नजरिए होते हैं कि आधा ग्लास भरा है, आधा ग्लास खाली है। तो राहुल गांधी ने देखा है कि आधा ग्लास खाली है, चलो उसी मुद्दे को भुनाते हैं। और न केवल राहुल गांधी, बल्कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरह की आप कह सकते हैं टिप्पणी करी थी, पूजा ने जिस तरह से जिक्र भी किया, तो भाजपा ने भी इसको नेगेटिव एंगल से ही लिया था। जनता भी इसको नेगेटिव एंगल से ले या ना ले, लेकिन कार्यकर्ताओं का यही मानना है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं साक्षी। बिल्कुल। और इस बीच मध्य प्रदेश से खबर, मध्य प्रदेश में टिकट फाइनल करने के लिए कांग्रेस की बैठक है। आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक होने वाली है। मध्य प्रदेश चुनावों में उम्मीदवारों की लिस्ट के ऊपर चर्चा होगी। तो देखिए, जितने भी चुनावी राज्य है, विधानसभा चुनाव जिसमें होने वाले हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हुआ, चाहे वो राजस्थान हुआ, या फिर वो छत्तीसगढ़ हुआ, या दूसरे राज्य हुए, इन सभी में फिलहाल टिकट के बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। किस तरीके से लिस्ट जारी की जाएगी, उसको लेकर चर्चा की जा रही है।